एवरीवन वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष और आज मैं करवाने वाला हूँ राइटिंग प्रैक्टिस सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 1 का मॉड्यूल। जल्दी से खोल लो। इससे पहले 2-3 क्लास ऑलरेडी हुआ है राइटिंग प्रैक्टिस का, जिसमें मैंने डिफरेंट टॉपिक्स करवाए हैं। तो वो सब कुछ तुम्हें वन शॉट वगैरह कुछ भी चाहिए, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। कोई भी डाउट हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मेरे को तुम डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। नोट्स वगैरह भी चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मैंने ऑलरेडी भेज दिया है। जब जनवरी अटैम्प्ट था उसी समय मैंने भेज दिया था। तो कॉपी निकाल लो, लिखना स्टार्ट करते हैं। साथ साथ लिखना, ये नहीं कि खाली वीडियो देखे जा रहे हो भाई, ये गलत बात है। लिखो, साथ में लिखो। क्वेश्चन 1, A agreed to buy a new TV from a shopkeeper of 30,000 payable partially in cash एंड पार्शली इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड टीवी। क्या ये वैलिड है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब एक इंसान है, वो टीवी खरीद रहा है, बदले में उसने थोड़ा पैसा दिया और थोड़ा पुराना टीवी दे दिया। क्या ये वैलिड है? देखो ये वैलिड है। ये होता भी, अगर तुम फ्लिपकार्ट अमेजोन खोलोगे तो वहाँ पे मोबाइल के नीचे एक्सचेंज योर ओल्ड फ़ोन ऐसा ऑप्शन आता है। वहाँ पे तुम अपना पुराना मोबाइल दे सकते हो और उसके बाद थोड़े पेमेंट देकर नया मोबाइल परचेज कर सकते हो। तो ये वैलिड है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? मतलब इस क्वेश्चन का देने का पर्पस क्या है पता है? ये क्वेश्चन तुमको बताना चाह रहा है कि बार्टर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूड नहीं है। मतलब मैं एक सामान के बदले सामान दे रहा हूँ तो वो सोगा के अंदर कवर नहीं होगा। बट अगर सामान के साथ कुछ पैसे दे रहा हूँ तो वो सोगा के अंदर कवर होगा। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, इस क्वेश्चन का पर्पस यही समझाना है तुमको। अब इसको लिखेंगे कैसे एग्जामिनेशन में, ये देखो। चलो अब इसको लिखेंगे कैसे, ये देखो। सबसे पहले क्वेश्चन हमेशा ऊपर में मिडिल ऑफ द पेज लिखना है। क्वेश्चन हमेशा ऊपर में होगा, लॉ। अब देखो ये छोटे क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में इतने तो आए नहीं हैं, बट जब भी छोटे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए ना तो ध्यान रखना एक चीज़ कि लॉ और कंक्लूजन सिर्फ लिखना। अगर 3 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो उसमें तुमको लॉ, फैक्ट, कंक्लूजन तीनों चीज़ लिखने का जरूरत नहीं है। बस लॉ और कंक्लूजन लिखो, बस खत्म करो। अब इसको लिखेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना। मेरा हो गया है भाई एग्जामिनेशन, तुम्हें लिखना एग्जाम में, मार्क्स कट जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वेयर एनी गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, it shall not where any goods are exchanged for goods, the same shall not considered as sale. It is barter. It is barter system. ये barter है। A sale shall occur only when consideration is paid or promised in money, not in kind। ये मैंने बता दिया। अब मेन लाइन लिखूंगा मैं। हाउएवर, वेयर एनी गुड्स आर एक्सचेंज फॉर पार्शली, या ऐसे लिखो, छोड़ दो, ये नहीं, रफ कर दो, रफ को। हाउएवर, वेयर एनी agreement constitute the payment partially in cash, partially in money or cash, and partially exchange of old goods, the same shall considered as valid sale।
बस तुम्हें इतना लिखना है भाई, एग्जामिनर तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स देगा। इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, देखो क्या क्या तुम्हें अंडरलाइन करना है। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 19, वेयर एनी गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, द सेम शैल नॉट कंसिडर्ड एज सेल। इट इज़ अ barter system. A sale shall occur only when consideration is paid or promised in money, not in kind. ये अंडरलाइन किया। फिर however, where any agreement constitute the payment partially in money or partially exchange of old goods, the same shall considered as valid sale। बस इतना तुम्हें एग्जामिनेशन में करना है भाई, मार्क्स ऐसे फेंक के देगा एग्जामिनर। अब इसमें फैक्ट मैं नहीं लिखूंगा, कंक्लूजन लिखूंगा डायरेक्ट, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है भाई, छोटे क्वेश्चन में फैक्ट नहीं लिखना रहता है। कंक्लूजन लिखेंगे, इन द इंस्टेंट केस सिंस द बायर paid partially in cash and partially in kind, the contract of sale is valid। बस हो गया भाई, बस इतने ही लिखना था। क्वेश्चन 2 में आ जाओ। और थोड़ा स्पीड भी मेंटेन रखना भाई, घर में भी प्रैक्टिस करना तो स्पीड मेंटेन रखना। एग्जामिनेशन में पता है सारा क्वेश्चन आता है, बट अगर स्पीड नहीं है तो भाई क्वेश्चन छूट जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन 2 देखो, ए एग्री टू सेल बी 100 बैग्स ऑफ शुगर अराइविंग ऑन अ शिप फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया विद इन नेक्स्ट 1। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है, और यूनिट 1 में ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बार आया, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो यही क्वेश्चन आया। एक प्राइस वाला भी आया, अगर वो क्वेश्चन होगा तो ठीक है, देख लेते हैं। चलो, ये क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि भाई देख, मेरे पास एक सामान है ऑस्ट्रेलिया में, 2 महीने बाद तू उसका ऑनर बन जाए। यानी अभी एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, सेल नहीं हुआ है, एग्रीमेंट, अभी हम लोग एग्री ही कर रहे हैं। मेरे एग्रीमेंट के टाइम पे जब हम लोग एग्री कर रहे थे, उसी टाइम पे गुड्स जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था और गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेरे को पता ही नहीं है। तो क्या तुम मेरे ऊपर कोई एक्शन ले सकते हो सोगा के अंदर, ये क्वेश्चन है। तो देखो ऑब्वियस सा बात है, इसमें सेक्शन 8 लग रहा है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सेक्शन 7 लगेगा या 8 लगेगा। एक बात ध्यान रखना, सेक्शन 7 तब लगेगा जब एग्रीमेंट होने से पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन एग्रीमेंट हो गया है, मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं तुम्हें 2 दिन बाद इस चीज़ का ऑनर बना दूंगा, एंड 2 दिन जो पीरियड है उसके बीच में गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, यानी एग्रीमेंट टू सेल और सेल के बीच में जो पीरियड आता है उसमें अगर गुड डिस्ट्रॉय हो गया तो वो तब सेक्शन 8 के अंदर आएगा। तो यहाँ सेक्शन 8 के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ एग्री हो चुका है, एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है, बट सेल होने से पहले इस पीरियड में गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एंड मेरे को नहीं पता। लिखेंगे कैसे, इसमें भी मैं वो नहीं लिखूंगा, फैक्ट नहीं लिखूंगा, छोटे क्वेश्चन है ये सब में मैं फैक्ट नहीं लिखूंगा। तुम्हें भी नहीं लिखना, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते हैं फैक्ट के छोटे क्वेश्चन में, टाइम वेस्ट हो जाएगा। लॉ, in pursuant to section 8 of the Sale of Goods Act 1930, पहले में 1930 लिखा है ना भाई, मैं कभी कभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 1932 लिख देता था भाई, मेरे को लगता था एग्जामिनेशन में नहीं लिख के आ जा, मार्क्स कट जाएंगे। इन pursuant to section 8 of the Sale of Goods Act 1930, where there is an agreement of specific goods, agreement to sell, where there is an agreement to sell of a specific goods, where there is an agreement to sell of a specific goods and the goods are destroyed without the fault of buyer and seller,
आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, एटीएस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम्हें नहीं लिखना, आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल बट prior prior to actual sale the agreement shall the agreement shall this agreement shall considered as void due to impossibility of परफॉर्मेंस। तो ये मैंने पूरा सेक्शन लिखा। अब एक कुछ लोग को ये डाउट होता है कि सेक्शन बिना अगर याद नहीं है तो कैसे लिखूंगा, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बिना सेक्शन का होगा तो वो मैं लिख के बता दूंगा। तो इसमें मैं अंडरलाइन करूंगा, पहले अगर सेक्शन याद है तो सेक्शन कोट करके अंडरलाइन करूंगा। अगर एग्रीमेंट टू सेल है स्पेसिफिक गुड्स का और गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है बिना फॉल्ट, किसी के फॉल्ट के बिना, एग्रीमेंट टू सेल के बाद लेकिन एक्चुअल सेल से पहले, तो एग्रीमेंट जो है वॉइड होगा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। इसी में अब बस कंक्लूजन लिख दूंगा। अब कंक्लूजन के लिए 1 मिनट मेरे को मॉड्यूल खोलने दो, बार बार मैं पीछे नहीं जाऊंगा भाई, 1 मिनट मॉड्यूल खोल लेने दो। कंक्लूजन में लिखो, इन द इंस्टेंट केस since the goods are already destroyed, the performance of an agreement, the performance of the agreement, the लिखना है। Since the goods are already destroyed, the performance of the agreement is not possible. Hence, the agreement is void. Therefore, क्वेश्चन क्या था? B does not have any right against A as per the provision of this act। हो गया, बस सिंपल सा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3, एक्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज कार टू वाई। एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम लोग गुड्स बेचे, मैं अपनी कार तुम्हें बेचूंगा। वाई ने बोला ठीक है। दे डिड नॉट डिस्कस द प्राइस, बट उन्होंने प्राइस डिस्कस नहीं किया। एक्स लेटर रिफ्यूज टू सेल हिज कार टू वाई ऑन द ग्राउंड दैट द एग्रीमेंट इज वॉइड बीइंग अनसर्टेन अबाउट प्राइस। कैन वाई डिमांड द कार अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब इसमें ध्यान से समझना, एक सेल में, कोई भी सेल होने के लिए प्राइस एक एसेंशियल एलिमेंट है। प्राइस एक एसेंशियल एलिमेंट है। कोई भी सेल तभी होगा जब उसमें प्राइस होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई प्राइस का तो डिस्कशन नहीं हुआ है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? तो देखो ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस का डिस्कशन नहीं हुआ है तो रीजनेबल प्राइस पे करेगा। अरे ऑब्वियस सा बात है, अगर कोई चीज़ का प्राइस मेरे को पता है, मैंने तुमको बोला कि ये सामान तुम बेचोगे, तुमने बोला हाँ मैं बेचूंगा, तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है ये सामान मेरे को कल तुम बेच देना, बट मैंने कोई प्राइस का बात ही नहीं किया है। बट मेरे को पता है मार्केट में इसका प्राइस 20 रुपये है, तो भाई इसलिए मैंने बात नहीं किया क्योंकि मेरे को पता है मार्केट में इसका 20 रुपये प्राइस चल रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्या ये वैलिड है? हाँ ये वैलिड है। अब इसको लिखना कैसे, इसको समझो। इसको अब लिखना कैसे वो समझो। 1 मिनट रुक जाओ, मॉड्यूल खोल लेता हूँ भाई। इसको मैं बिना सेक्शन के लिख के दिखाता हूँ। क्वेश्चन 3 था ना? हाँ चलो लिखो।
लिखो लिखो जल्दी लिखो। क्वेश्चन 3, अगर तुम्हें सेक्शन याद नहीं है, इसमें प्राइस वाला सेक्शन लग रहा है सेक्शन 2 क्लॉज 10, तो अगर तुम्हें याद नहीं है तो अब कैसे लिखोगे? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, प्राइस is an essential component of sale. ठीक है, उसके बाद however where the price not discussed, where the price not discussed at the time of agreement, at the time of agreement, the agreement is still valid, the agreement is still valid, and the sale shall occur, and the sale shall occur at reasonable price. बस ये लिखना है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसका मैं वो फैक्ट भी लिख देता हूँ। 1 मिनट मॉड्यूल खोलने दो, बार बार बंद क्यों कर देता हूँ भाई, मेरे को लगता है। 1 मिनट रुको, कहाँ चला गया भाई? हाँ तो लिखो इसको, इसका फैक्ट लिखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है सेकंड और थर्ड, सेकंड जो मैंने करवाया है सेक्शन 8, और ये जो मैं करवा रहा हूँ अभी प्राइस, इस यूनिट से, इसी दोनों से क्वेश्चन बार बार घूमते हैं। इसका फैक्ट लिखो, मिस्टर एक्स रिफ्यूज्ड, मिस्टर एक्स रिफ्यूज्ड टू, मिस्टर एक्स रिफ्यूज्ड टू सेल हिज कार to Y on the ground that the price not being discussed. भाई स्पेलिंग discussed. Mr. X refused to sell his car to Y on the ground that the price has not been discussed. Has not been discussed. तो अब ये क्वेश्चन आता है कंक्लूजन कि क्या Y डिमांड कर सकता है, तो अब वो कर सकता है। इसमें सेक्शन पता है कौन सा लग रहा था? मैं यहाँ लिख देता हूँ बगल में, तुम्हें मैंने ये बिना सेक्शन का तुम्हें बताया, बट फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें सेक्शन लग रहा है 2 क्लॉज 10 जो प्राइस को डिफाइन कर रहा है। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो इसमें तुम ऐड कर सकते हो और भी रेलेवेंट सेक्शन की सेल क्या होता है ये सब ऐड कर सकते हो, बट वो करने का ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में उतने मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं आता है, बस तुमको ऐड क्या करना है, सेक्शन 2 क्लॉज 10। अगर याद नहीं है तो भाई ऐसे लिखो, मैं तो बोलूँगा याद नहीं है, या ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें डाउट हो रहा है जिसमें 3-4 सेक्शन लग रहे हैं, तो भाई उसमें सेक्शन अवॉइड ही करो अगर तुमको 100% कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑब्वियस सा बात है भाई, मार्क्स कटने से अच्छा कुछ तो मार्क्स आएंगे, और सेक्शन नहीं भी लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर तुमने सही लिखा, बट अगर सेक्शन गलत लिखा, सब कुछ सही भी लिखोगे, मार्क्स कट जाएंगे। in the above case, Mr. Y can demand the car from Mr. X as per the provision of Sale of Goods Act 1930. Mr. X shall liable to sell his car and collect payment from Mr. Y. The sale shall occur
एट और रिजनेबल प्राइस। ये रिजनेबल प्राइस को अंडरलाइन करना, क्योंकि यही तो मेन बात है। और इसी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन 3 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलो जल्दी जल्दी करो भाई, 20 मिनट लग गए ज़्यादा समझाने में। क्वेश्चन 4 मैं नहीं लिखवा रहा, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, खुद से भी कुछ करो भाई, थोड़ा तो एग्जामिनेशन तुम्हें देना है, मेरे को नहीं। क्लासीफाई करना है कि कौन से ये जो गुड्स हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स के जो टाइप होते हैं 3 तरह होते हैं गुड्स के, फ्यूचर गुड्स, एग्जिटिंग गुड्स। तो उसमें तुमको क्लासीफाई करना है। A wholesaler of cotton 100 bales in his godown. He agreed to sell his 50 bales and these bales were selected out and set aside. यानी पहले तो ये एग्जिटिंग गुड्स है, ठीक है, और उसमें भी ये असर्टेन है, ये असर्टेन है। अब एक बात ध्यान रखना, तुम डायरेक्टली यहाँ आंसर नहीं लिख देना एक वर्ड में एग्जिटिंग गुड्स, भाई गलत हो जाएगा। मतलब गलत नहीं, सही है बट मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे तुमको लेंथ बढ़ाना होगा। अब मैंने तुम्हें बोला है लेंथ बढ़ाने, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बीकॉम के एग्जामिनेशन थोड़ी है, वो लोग समझते नहीं है भाई, वो लोग सीधा कमेंट करते हैं या मेरे को बोलते हैं कि भाई तू गलत बता रहा है, बीकॉम के एग्जामिनेशन नहीं है जो तुम हमें यहाँ लेंथ चाहिए। एक बात ध्यान रखना, बीकॉम के एग्जामिनेशन में लेंथ जो बढ़ाया जाता है वो आलतू फालतू चीज़ों से बढ़ाया जाता है, कुछ से कुछ लिखकर जो है लेंथ बढ़ा दिया जाता है। सीए के एग्जामिनेशन में लेंथ बढ़ाने से मेरा मतलब है रेलिवेंट बातें को तुमको बताना होगा। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लूँ, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये एग्जांपल, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ। सेक्शन 149, ठीक है, सेक्शन 149 कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है जो कि बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर के बारे में। अब इसमें जो है ना कनेक्ट होता है एलओडीआर रूल, एलओडीआर जो है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रूल। उसके अलावा अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल भी कनेक्ट होता है 2014 कंपनीज एक्ट का रूल 14। यानी समझो बात को कि इस सेक्शन 149 के साथ 3 से 4 रूल कनेक्ट होते हैं, प्लस इसके साथ बहुत सारे सेक्शन भी कनेक्ट होते हैं, जैसे सेक्शन 469 ऐसे सेक्शन कनेक्ट होते हैं। अगर हाई वेटेज का क्वेश्चन आएगा तो मैं एग्जामिनेशन में क्या करूंगा, इस क्वेश्चन मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो मैं खाली ये सेक्शन लिखूंगा तो मेरे को 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो मैं इसके साथ ये भी ऐड करूंगा, ये भी ऐड करूंगा। अपने आंसर को क्या बनाऊंगा, बहुत अच्छा बनाऊंगा, ताकि भाई एग्जामिनर देखे तो बोले भाई इसको तो सब आता है। तो क्या उसमें लेंथ नहीं बढ़ा? ऑब्वियस सा बात है लेंथ बढ़ा। मेरे को आंसर 149 का देना था, मैंने उसके साथ और भी चीज़ रेलेवेंट चीज़ें जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको ऐड किया, तो ऑब्वियस सा बात है मेरे को मार्क्स मिलेगा। अब मैं यहाँ लेंथ बढ़ाने बोल रहा हूँ, तुम लोग ये मत सोचो कि खुद से कुछ लिख के लेंथ बढ़ाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। रेलेवेंट चीज़ें, अब यहाँ पे तुम डायरेक्ट असर्टेन गुड्स लिख सकते हो, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले बताओ कि ये एग्जिटिंग गुड्स हैं, फिर बताओ ये असर्टेन गुड्स हैं, और थोड़ा सा डिफाइन कर दो कि एग्जिटिंग गुड्स क्या है, असर्टेन गुड्स क्या है, मार्क्स तुम्हारे नहीं कटेंगे। ये हुआ लेंथ बढ़ाने का मतलब। लेकिन तुम लोग भाई, कुछ लोग तो ऐसे कि समझते ही नहीं है कि भाई ये गलत बता रहा है, बीकॉम के एग्जामिनेशन थोड़ी है लेंथ देना। मैंने एग्जामिनेशन दिया है, मैं बता रहा हूँ, मैं भाई जो भी है एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने एग्जामिनेशन दिया है, उसके जनवरी अटैम्प्ट में भी मैंने पढ़ाया, अब ये मई अटैम्प्ट में, ये मेरा अगर देखो मैंने खुद पढ़ा अपने अटैम्प्ट के लिए, फिर मैंने एक अटैम्प्ट पढ़ाया, दूसरा ये तीसरी बार मैं करवा रहा हूँ, तो मैं तुमसे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला हूँ भाई, इतना तो तुम लोग मान लो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ए एग्री टू सेल बी 1 पैकेट ऑफ शुगर आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 है यानी अभी सेलेक्ट हुआ नहीं है तो ये अनसर्टेन है। टी एग्री टू सेल एस ऑल हिज एप्पल विच इज प्रोड्यूस इन हिज गार्डन, फ्यूचर गुड्स। तो ये तुम लिखोगे, और कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैंने बोला है मई तक मैं बहुत सारे राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हें, बस चैनल के साथ जुड़े रहो, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो वीडियो आएगा पता भी नहीं चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बस पढ़ते रहो।